तो नमस्कार डियर एमआरियंस। तो आज हम आ गए हैं एक नया कॉन्सेप्ट लेके, इलेक्ट्रिक डायपोल। उससे पहले हमने क्या किया था? उससे पहले किया था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसकी वेक्टर फॉर्म। और उससे भी पहले क्या किया था हमने? कूलम्ब्स लॉ, उसका वेक्टर फॉर्म। उससे भी पहले पढ़ा था हमने चार्जेस। तो अगर अभी तक तुमने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो फिर उन्हें जाकर देख लो, क्योंकि डायरेक्ट इस पे आओगे तो वो वहां से समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के इलेक्ट्रिक डायपोल आज का कॉन्सेप्ट। सो लेट्स टुगेदर मेक योर अचीवमेंट रियल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इसको हम लिखेंगे द पेयर ऑफ इक्वल एंड opposite charge is separated by a small distance। अब डायपोल होता क्या है? डायपोल होता है कि हमें एक पॉजिटिव चार्ज लेना है। जैसे मैंने लिया एक पॉजिटिव चार्ज और एक लिया नेगेटिव चार्ज, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। यानी कि अगर ये 1 माइक्रो कूलम का हुआ तो ये भी 1 माइक्रो कूलम का भी होगा, क्योंकि डेफिनेशन में क्या लिखा है? द पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इससे हमें क्या पता चला कि इक्वल होंगे लेकिन साइन उनका क्या होगा? ऑपोजिट होगा। और फिर क्या बोला है? सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है, यानी कि इस तरीके से सिस्टम है ये कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज जो कि दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, कुछ सर्टेन डिस्टेंस से क्या है? सेपरेटेड है। जैसे आपने डंबल देखा है? डंबल, अब डंबल में क्या होता है? ये एक प्लेट होती है, एक प्लेट ये होती है, और वो ऐसे सेपरेटेड है। तो तुम क्या मानो? एक को पॉजिटिव मानो और एक को नेगेटिव मानो। एक को पॉजिटिव, जैसे अगर मैं ऐसे बनाऊं तो एक क्या हो गया? ये वाली मुट्ठी क्या हो गई? पॉजिटिव। ये वाली मुट्ठी क्या हो गई? नेगेटिव। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब वैल्यूज क्या है? इक्वल। तो ये क्या है? इस स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है, मतलब डंबल जो हो गया हमारा। तो एक तरीके से वही हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अगर आपको एक्चुअल में देखना है इलेक्ट्रिक डायपोल तो वो आप डंबल को देख सकते हो, है ना। तो चलिए, तो फिर एक्चुअल में क्या है कि अब ये किससे डिस्टेंस है? कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होता है। जैसे इसका ये होती है ए डिस्टेंस और ये होती है ए, तो ये पूरी क्या हो गई? 2a। इस तरीके से हमारा ये होता है कि चार्ज क्या है? कोई चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, उनका क्या होता है? उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। वो एक सर्टेन डिस्टेंस से क्या होते हैं? सेपरेटेड होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप पूछो कि डायपोल एक्चुअल में एग्जिस्ट कहाँ करता है, होता क्या है, क्या होता है, तो जैसे मैं बोलूं HCl, एक HCl है हमारा, एक कंपाउंड है, तो ये भी एक डायपोल है। कैसे डायपोल है? तो देखो क्या है कि इसके पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास क्या होता है? नेगेटिव। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। इसकी कम होती है तो ये इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा। अब क्या करेगा? इनके बीच में भी तो कुछ डिस्टेंस होती है। तो एक तरीके से अब कंपैरिजन करो इसको और इसको, देखो चार्ज हमारा पॉजिटिव और चार्ज नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड भी इक्वल, और ये किसी ना किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो ऐसे हमारा वाटर होता है, H2O होता है हमारा, तो वो भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। HCl है हमारा, वो भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। ऐसे मतलब आप नेचर में देखोगे तो कई सारे डायपोल्स आपको मिल जाएंगे। ओके, लेकिन अब हमें क्या है कि इलेक्ट्रिक डायपोल कॉन्सेप्ट पढ़ के तो हमें फील आएगा नहीं, हमें कुछ ना कुछ ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए जिससे हम पता लगा सके कौन कैसा डायपोल है। जैसे अगर हम H2O और HCl में क्या करने चाहें, H2O और HCl में कंपैरिजन करना चाहे कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग डायपोल कौन सा है। दोनों डायपोल है ये हमें पता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो उसके लिए हमने एक वर्ड इन्वेंट किया, वो है हमारा डायपोल मोमेंट। जैसे मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ लिया, वो तो एक फील आ गया कि हाँ एक एरिया होता है जिसके अंदर कोई आएगा तो धक्का खाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ कि अगर ये वाला चार्ज है तो इसका एरिया यहाँ तक होगा, इसका इलाका यहाँ तक होगा, दूसरा चार्ज ले लूंगी तो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, तो उसका इलाका बढ़ जाएगा। तो उसको चीज को रिप्रेजेंट न्यूमेरिकली और अच्छे समझने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसलिए इलेक्ट्रिक डायपोल्स की स्ट्रेंथ को जानने के लिए हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर? डायपोल मोमेंट। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज मेजर्ड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी कि ये इसकी इलेक्ट्रिक डायपोल्स की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कोई डायपोल, जैसे ये डायपोल, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा पावरफुल है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ
इलेक्ट्रिक डायपोल is measured by डायपोल मोमेंट। और हम आगे लिखते हैं which is equal to the magnitude of, which is equal to the product of magnitude of other charge and the distance between them। तो ये हो गया हमारा डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन कि द स्ट्रेंथ हम मेजर करेंगे किससे, डायपोल मोमेंट से, कि कौन सा डायपोल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो क्या होता है, ये जो डायपोल मोमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब मैं समझाती हूँ कि डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे इससे, पी से। अब मैंने इसके ऊपर ऐसा क्यों लाया, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो ये क्या प्रोडक्ट है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन है ये किसी का, किसका प्रोडक्ट है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्जेस। अब मैंने तुमको बताया था कि दोनों चार्जेस क्या है, बराबर हैं, मैग्नीट्यूड में बराबर है दोनों चार्जेस, बस साइन उनका अपोजिट है। तो कोई हमें एक चार्ज ले लेना है विदाउट साइन, मैग्नीट्यूड लेना है उसका, क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। तो क्यों, क्योंकि दोनों ही बराबर है तो हम क्या उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। और इनटू क्या करना है हमें, डिस्टेंस का, डिस्टेंस क्या है 2a। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है वो हमारा हो जाता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। ओके, अब जैसे कि मैंने बताया इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन इसकी क्या है, इसकी डायरेक्शन अगर हम लिखना चाहें तो द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, मैंने पी से रिप्रेजेंट किया, द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की थी पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन डायपोल मोमेंट की है नेगेटिव से पॉजिटिव। ओके, जस्ट ऑपोजिट है ये, याद रखना इस चीज को। अब देखो क्या है, नेक्स्ट है हमारा द डायरेक्शन ऑफ P इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव से दूर और पॉजिटिव के पास आएगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव के पास। नेक्स्ट करते हैं हम द SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज, अब यूनिट बनाओ, इसकी क्या होती है, कूलम, और क्योंकि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। तो इसकी SI यूनिट हो गई कूलम मीटर। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट चलते हैं हम 10 SI यूनिट ऑफ P इज, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हम चलेंगे डायमेंशंस की बात करेंगे। द डायमेंशन इज क्या हो जाएगा बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू 2a। अब मैंने तुम्हें Q की कितनी बार समझाई है, इसकी होती है AT और इसकी क्या होती है L। ओके, तो फिर हमारा जो डायमेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, M तो है नहीं है तो M का हम लिख देंगे 0, L ये हो जाएगा और AT, तो ये हो जाएगा हमारा डायमेंशंस। तो ये हो जाएगा हमारा डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट, कि हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा तो सही। ये एक सिस्टम होता है दो चार्जेस का, जो कि एक स्मॉल डिस्टेंस से दूर होता है, मतलब स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है। अब उसकी स्ट्रेंथ को निकालने के लिए के कंपैरिजन कैसे करेंगे, ये वाला डायपोल अच्छा है वो वाला डायपोल अच्छा है, तो उसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट हमने इंट्रोड्यूस किया तो उसके लिए हमने क्या किया, इसमें हमने समझा कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ कैसे निकाले, न्यूमेरिकली उसे कैसे सॉल्व करें ताकि हमें और फील आ सके। ओके, देन ये है क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, Q इंटू 2a। ओके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है ये, और इसकी डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव। ऐसा यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर हो जाएगी, और इसका डायमेंशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा MLAT हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा डायपोल मोमेंट। तो जल्दी से फटाफट एक न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, जब तक इसे नोट करो। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल थोड़े से, ताकि डायपोल मोमेंट और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मैंने बताया कि 2 चार्जेस हैं यहाँ पर, एक है -5 माइक्रो कूलम
देन है ये +5 माइक्रो कूलम इज सेपरेटेड बाय कितनी 1 mm 1 मिलीमीटर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, यानी कि दो चार्जेस है हमारा इस तरीके से कि ये हमारा 5 माइक्रो कूलम ये है हमारा माइनस का 5 माइक्रो कूलम और इनकी डिस्टेंस क्या है, इनकी डिस्टेंस है 1 mm। ओके, तो अब डायपोल मोमेंट क्या होगा, अब फॉर्मूला क्या था बताओ, अभी भी पढ़ा Q इंटू 2a। अब ये मैग्नीट्यूड है। ओके, तो मैग्नीट्यूड यानी कि हमें साइन पे ध्यान नहीं देना, माइनस है फिर प्लस है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना, मैग्नीट्यूड तो दोनों का ही सेम है, तो 5 लेना है, एक 2 इंटू 2a। हाँ, यहाँ पर एक बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं कि a को लिखेंगे वो 1 mm, नहीं, हमारी जो 2a थी हमने जब एक्चुअल में डायग्राम बनाया था +q और ये -q, तो ये पूरी डिस्टेंस 2a है, क्या है, पूरी डिस्टेंस 2 है। अगर हम 2 इंटू ए डालेंगे ना बस 1, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि बस हम यहाँ तक काउंट कर रहे हैं, 2a को पूरा डिस्टेंस मानो। ओके, तो 2a जो है पूरा डिस्टेंस है, तो पूरे इस पूरे की जगह क्या है 1 mm, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि दोनों चार्जेस 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो 1 लिखेंगे यहाँ पर। अब देखो क्या है 5 माइक्रो कूलम था ये और ये 1 मिली mm, तो अब देखो क्या है यूनिट सेम नहीं है, तो यूनिट सेम करो तो मतलब 5 इंटू 10⁻⁻6 1 माइक्रो कूलम में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं और इसमें 1 mm में 10⁻³ मीटर होते हैं। अब दोनों हो गए कूलम, ये हो गया कूलम में, ये हो गया सिंपली मीटर में। अब कर दो जल्दी से, क्या हो जाएगा सिंपल 5 इंटू ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 10⁻⁻9, क्या हो जाएगा यूनिट हो जाएगी, यहाँ से निकली कूलम, यहाँ से हो गई मीटर, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 5 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ मैग्नीट्यूड डालो और डिस्टेंस डालो। अब देखो इसमें क्या है, ये क्या है, होमवर्क है आपका, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो ये होमवर्क है आपका, तो होमवर्क नोट कर लीजिए और जब आंसर आ जाए तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। तो चलिए नोट करो इसे जल्दी से। अब एक कॉन्सेप्ट है, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने बताया एक सिस्टम है, क्या है एक सिस्टम, +q ये -q और ये कितनी डिस्टेंस से है, दूर से। अब क्योंकि ये चार्ज है, अब चार्ज है तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो अब हम निकालेंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुछ लोग कहेंगे कि क्या है कि टोटल चार्ज कितना है, देखो अगर हम इसे एक बॉक्स में बंद कर दें, एक सिस्टम, इसे एक सिस्टम मान ले पूरा, तो टोटल चार्ज इसका क्या हो जाएगा, तो नेट चार्ज इसका हो जाएगा Q नेट हो जाएगा इसका 0, क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि +q और -q दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा 0। तो फिर अगर चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट बच्चे पूछते हैं। तो अगर नेट चार्ज क्या है 0 है, दोनों का पूरा सिस्टम का नेट चार्ज क्या हो गया 0 हो गया, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा, क्योंकि चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या होता है E = kq/r², तो यहाँ पर 0 रख दो, k × 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है, नहीं, इलेक्ट्रिक डायपोल अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0, हालांकि उसमें नेट चार्ज 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है कुछ इसके चार्जेस जो हैं, जैसे एक कॉन्सेप्ट, जैसे अगर मैं बताऊं ये Q चार्ज है, क्या है Q चार्ज, इसकी मैं बोलूँ कि इस पॉइंट पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो जो कि r डिस्टेंस दूर है, क्या है r डिस्टेंस दूर, यानी कि पॉइंट चार्ज, हमें पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पता है सिर्फ और सिर्फ अभी, क्योंकि अगर मैं इसकी जगह रॉड रख दूंगी ना और उसमें बहुत सारे चार्जेस होंगे तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और अगर मैं बोलूँ इस P पॉइंट पे कितना है तो तुम अगेन E = kq/r वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर चार्ज कंसंट्रेटेड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेटेड चार्ज की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा E = kq/r², तो यहाँ पर ये वैलिड है। लेकिन एक इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हैं हम, चलो एक इलेक्ट्रिक डायपोल की ये है और दूसरा है -q, और मैंने कहीं दूर मैंने ये P पॉइंट ले लिया। अब मैं बोलूँ कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अब देखो हम इसे एक कंसंट्रेटेड नहीं मान सकते, देखो क्या तुम इसे पॉइंट चार्ज मान लोगे पूरा, बताओ, नहीं मान पाओगे, हम पॉइंट चार्ज नहीं मान पाएंगे, क्यों, क्योंकि क्या है चार्जेस के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस अभी बाकी है, देखो चार्जेस के बीच में क्या है डिस्टेंस है, हम ये चार्जेस क्या है कोइंसाइड नहीं कर रहे एक दूसरे के ऊपर, अगर कोई चार्ज ऐसे कोइंसाइड कर रहा होता है Q फिर -q तो हम उसे पॉइंट चार्ज एज्यूम कर लेते, फिर देन हम क्या लगा सकते थे, ये वाला फॉर्मूला लगा के टोटल चार्ज 0 बोल के इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 बोल सकते थे।
लेकिन यहाँ पर चार्ज कंसंट्रेटेड नहीं है, यहाँ पर चार्ज दोनों चार्ज सेपरेटेड हैं, कुछ स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो ये खुद अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। देन हम देखेंगे किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और फिर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, दोनों में से डिफरेंस निकाल के हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या है कि इलेक्ट्रिक डायपोल का अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या है, नेट चार्ज 0 है लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बना रहा है, इसीलिए बना रहा है क्योंकि वो कंसंट्रेटेड चार्ज नहीं है, उन दोनों चार्जेस के बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। तो हम उसको पॉइंट चार्ज एज्यूम नहीं कर सकते, वो अलग अलग सिस्टम है, यानी कि एक चार्ज ये रहा एक चार्ज ये रहा, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अगर मान लो डायपोल मोमेंट, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता ही नहीं तो आगे की दो डेरिवेशन कैसे आ जाती, यानी कि एक्सिस पे निकालनी है और इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सिस पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अब हम करेंगे डेरिवेशन। चलो अब करते हैं एक्सिस पे। अब मैं जैसे सबसे पहले मैं डायग्राम बना लूं, प्लस क्यू चार्ज है ये हमारा, यहाँ बनाते प्लस क्यू और डेश ये मैंने लिया माइनस क्यू और यहाँ पर इसकी एक्सिस पे पी पॉइंट ले लिया। एक्सिस यानी जैसे अगर ये मार्कर है तो इसकी एक्सिस पे ये पॉइंट होगा और हम एज्यूम करें कि आगे और भी ज़्यादा इसकी लेंथ है तो ये भी इसकी एक्सिस पे है, फिर ये पॉइंट भी एक्सिस पे है, ये पॉइंट भी एक्सिस पे है। ओके, तो चलो करते हैं एक्सिस पे। अब मैंने ये क्या है, मिड पॉइंट है इसका। तो जैसे कि हमें पता है कि पूरी डिस्टेंस क्या होती है, ये ए होती है और ये क्या होती है ए, तो पूरी डिस्टेंस क्या होती है 2a। अब इसके मिड पॉइंट से मैंने लिया मिड पॉइंट, तो इसके मिड पॉइंट से अगर बात करूँ, ये पी पॉइंट कितने दूर है, आर डिस्टेंस दूर है। कितना डिस्टेंस दूर है, आर। ओके, मिड पॉइंट से ये पी पॉइंट कितना दूर है, आर डिस्टेंस दूर है। तो अब कैलकुलेट करते हैं कि इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी। देखो इस चार्ज से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालें तो क्या होगा, ये वाला पार्ट हमें निकालना है। तो सोचो ये आर है, अगर मैं बोलूँ ये आर है पूरा, ये जैसे ये आर है और थोड़ा सा पार्ट ये वाला ए है, क्या है ए है, जैसे ये वाला था, तो बस ये वाला पार्ट निकालना है। तो क्या हो जाएगा आर माइनस ए, क्या हो जाएगा आर माइनस ए, तो ये हो जाएगी डिस्टेंस आर माइनस ए यहाँ से लेके यहाँ तक। अब अगेन देखो, अब मुझे प्लस क्यू से पी की निकालनी है। अब प्लस क्यू था हमारा ये, प्लस क्यू हमारा ये है और पी पॉइंट ये रहा और माइनस क्यू कहीं हमारा ये रहा। तो अब देखो ये क्या है 2a और ये है a और ये है a और मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक निकालनी है। अब मिड पॉइंट से ये क्या था, r था, है ना, ये क्या है r। तो अब देखो क्या हो जाएगा, पूरी टोटल क्या हो जाएगी, पूरी क्या हो जाएगी। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगी, ये r है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गई r, ये रहा, ये देखा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी r है और इतना पार्ट a है। तो टोटल क्या हो जाएगा r प्लस a। ओके, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक a है और पूरा r है, तो पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी r प्लस a। तो ये हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक r प्लस a, ये तो प्लस क्यू से r प्लस ए दूर है और माइनस क्यू से r माइनस ए दूर है। तो अब चलो निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अच्छा मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का अब तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसके लिए तुम्हें पुराना लेक्चर देखना पड़ेगा। तो अभी मैं बता देती हूँ कि डायरेक्शन अभी भी मैंने बताई कि पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव के पास, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो अगर मैं इसे ए मान लूँ, क्या मान लूँ ए, और इसे मैंने मान लिया बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इस पॉइंट पर क्या होगी, पॉजिटिव है तो दूर जाएगी, तो यानी कि यहाँ ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए। अब नेगेटिव है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि नेगेटिव के पास आएगी, तो ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बी के द्वारा ये बनेगी ऐसे, ठीक है, आई नहीं आई, ठीक है, ये हमारी हो जाएगी ई ए और ये हो जाएगा हमारा ई बी। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव के पास, इसलिए। अब हमें देखने वाली बात यह है कि इन दोनों में से क्योंकि हमारा पी पॉइंट इस तरीके से बीच में उलझ गया है, तो हमें पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल में जाएगा ये किसकी तरफ, यानी कि किसकी तरफ ज्यादा, इसका ज्यादा झुकाव है। ये ए है, ये पी पॉइंट था, ये ई ए और ये ई बी। अब किसकी तरफ इसका ज्यादा झुकाव हो रहा है, तो अब देखो क्या है, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, जैसे अगर मैं बताऊं ई बी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर और ई ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर,
ये पढ़ा है मैंने। अब देखो क्या है, बी से E इज डायरेक्टली आर स्क्वायर, सॉरी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो डिस्टेंस किसकी ज्यादा है, ए की डिस्टेंस ज्यादा है या फिर बी की डिस्टेंस ज्यादा है, किससे, पॉइंट पी से। तो पॉइंट पी से हम देखते हैं कि ए की डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपैरिजन टू बी। देखो बी की डिस्टेंस है ये रही, लेकिन ए की डिस्टेंस ये है, तो यानी कि जिसकी डिस्टेंस ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उसका कम। डिस्टेंस जिसकी ज्यादा, ए की डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। वहीं अगर हम बी की डिस्टेंस की बात करें तो बी की डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज्यादा होगा, है ना। और तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि ये वाला पॉइंट इसके पास है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर, और ये वाला पॉइंट दूर है तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो एक्चुअल में अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में है क्या, तो हमें लिख सकती हूँ कि ई नेट इज इक्वल्स टू ई बी माइनस ई ए, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलो कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ई नेट। अब ई बी का क्या हो जाएगा, मैंने बताया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसकी डिस्टेंस क्या होगी इस पॉइंट से, आर माइनस ए, तो आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन इसकी क्या हो जाएगी, आर प्लस ए का स्क्वायर। ओके, फिर मैं क्या करूँ, मैं कॉमन ले लेती हूँ क्या, के क्यू कॉमन ले लूंगी और आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ई नेट इज इक्वल्स टू, अब नॉर्मल कैलकुलेशन बची है, के क्यू इज इक्वल्स टू आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखो इससे ये कट जाएगा तो क्या बचा, आर प्लस ए, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर बचा, माइनस इससे ये कट जाएगा तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर बचा, है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं ई नेट, दूसरा पॉइंट, के क्यू इज इक्वल्स टू, अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, ओके, हम ब्रैकेट खोलते हैं तो आर प्लस ए का आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a आर माइनस, अच्छा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a आर बनेगा, लेकिन नेगेटिव का अंदर का वाले साइन चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 2a आर, और नीचे हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, है ना, हाँ प्लस का हो जाएगा। अब देखो क्या ये हो जाएगा आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट देखो, अब देखो इस आर से ये आर कैंसिल, ए से ये आर कैंसिल, तो ये आ गया 4a, तो ई नेट इज इक्वल्स टू 4a आर, के क्यू तो हमारा बाहर था ही 2a आर और ए आर, ठीक है, तो मैं लिख दूंगी के क्यू इंटू 4a आर। अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगता है, जैसे हमने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, जैसे या फिर ए प्लस बी माइनस, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे सोचो ये आइडेंटिटी बन रही है, लेकिन उसके ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर बन रहा है, क्या लग रहा है, स्क्वायर। तो जैसे आर प्लस ए का स्क्वायर और आर माइनस ए का स्क्वायर, तो ये कैसे बनाएंगे, ये हम बनाएंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि इस पर ये क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है ना। अब देखो क्या है, इसे रख देंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। अब ई नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब मैं क्या करूँ, 4a को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4a को मैं 2 इंटू 2a लिख सकती हूँ, है ना, लिख सकती हूँ, और इंटू क्यू लिख सकती हूँ, और के और आर मैंने एंड में रख दिए, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो ई नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब तुम ध्यान से देखो एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, क्या बन रहा है फॉर्मूला, q इंटू 2a, चाहे तो तुम ऐसा करो कि q को आगे लिख लो और 2a को एंड में लिख लो, तो q इंटू 2a, इस तरीके से लिखा हमने। अब q इंटू 2a किसका बन रहा है, डायपोल मोमेंट का, q इंटू 2a, तो इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे p, तो 2 आ जाएगा k p r, और ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखो क्या है, क्योंकि डायपोल्स हमारे बहुत छोटे छोटे होते हैं, डायपोल्स इतना छोटा बहुत, और पॉइंट इससे कई गुना ज़्यादा दूर है, पॉइंट इससे क्या है कई गुना ज़्यादा दूर है, तो डायपोल के बीच की डिस्टेंस और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि एक हमारा डायपोल ये है, इस तरीके से डायपोल है, तो डायपोल की डिस्टेंस क्या है a, है ना, तो डायपोल के बीच की डिस्टेंस क्या है 2a मान लो, तो ये आधा ये हो गया, तो इससे देखो इसकी डिस्टेंस और उस पॉइंट p की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि डिस्टेंस में बहुत डिफरेंस है। r ये था हमारा r,
आर क्या था, यही तो था मिड पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट से ये क्या था, आर था। तो आर जो है ए के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा है, आर जो है ए के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, कि आर इज मच 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 ग्रेटर देन ए से इतना ज्यादा बड़ा है कि हम ए को 0 मान लेते हैं, ए टेंड्स टू 0, ए को क्या मान लेंगे 0। तो ए की अगर वैल्यू हम पुट करते हैं तो 2kp r 0 पुट करेंगे तो ये आर स्क्वायर बचेगा, बस आर स्क्वायर और 2 क्या हो जाएगा r4, इससे कैंसिल। तो ई नेट जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 2kp अपॉन r क्यूब, तो ये आ जाएगा 2kp अपॉन r क्यूब। ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट पूरा। तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन मतलब बेसिक आपके क्लियर हो चाहिए कैलकुलेशंस के, और बाकी अगर आपको दोबारा समझ में नहीं आया तो दोबारा इसे शुरू से देखिए कि डेरिवेशन कैसे, एक्चुअल में क्या क्या कैलकुलेशंस इसमें हो रही हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि डाइपोल्स हमारे बहुत छोटे होते हैं, डाइपोल हमारे बहुत छोटे होते हैं और जिसकी कंपैरिजन में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, तो ए को हमने 0 मान लिया और डायरेक्ट हमने ये कर लिया। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट। तो अभी इसे नोट करो, आगे चलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, अब डाइपोल के इक्वेटोरियल पार्ट पे निकालेंगे, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज और ये हो जाएगा माइनस क्यू, ये यहाँ से लेके ए डिस्टेंस, ये ए डिस्टेंस। अब इक्वेटोरियल यानी कि इक्वेटर पे इसके, तो मैंने बनाया ये पॉइंट पे बिल्कुल कि ये आर डिस्टेंस दूर है। अब क्योंकि पिछली बार वो वाला पॉइंट आर डिस्टेंस दूर था, अब ये वाला पॉइंट आर डिस्टेंस दूर है, तो हम इसे मिला देते हैं। अब ये थीटा हो जाएगा थीटा, ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा, ऐसा करते हैं इसे। अब ये थीटा हो जाएगा ये एंगल, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। अब देखो क्या करना है, अब देखो इस पॉइंट पॉजिटिव की वजह से दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर मैं इसे अगेन ए मान लूं और इसको बी मान लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर, तो ई ए, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, क्यों, क्योंकि नेगेटिव है तो अपने पास खींचेगा, तो ये ऐसे ई बी। ओके, अब देखो क्या है, अब पता तो चल नहीं रहा, तो हम इसके क्या करेंगे, अगर मैं एक लाइन यहाँ से अगर मैं इसे डालूं तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसके कंपोनेंट करेंगे, जैसे हमने फिजिक्स में किया था 11th क्लास में। जैसे कोई ऑब्जेक्ट पे इस तरीके से फोर्स लगता है, क्या लगता है, इस तरीके से फोर्स, तो हम क्या करते थे कि ये हमने मान लिया थीटा और ये उसके लो कंपोनेंट बना देते थे, ये एफ कॉस थीटा, ये एफ साइन थीटा। तो ऐसे ही हम कुछ यहाँ करने वाले हैं कि ई ए के कंपोनेंट बनाएंगे और ई बी के। अच्छा ये थीटा है तो ये थीटा है, तो फिर ये भी थीटा हो जाएगा, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। और ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अगर हम इसे ऐसे देखें तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से हो जाएगा, ये थीटा है ऐसे, ये थीटा दिख रहा है तुम्हें, और फिर ये गया और ये लाइन आई ऐसे, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, यानी कि ये थीटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो ये थीटा वो थीटा। अब देखो थीटा हो गया, अब इसके कंपोनेंट बनाओ, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट और ये हो जाएगा हमारा बेस वाला। अब बेस वाला क्या होता है, बेस वाला जैसे मैंने बताया ये होता है हमारा ई एफ कॉस थीटा, ये हमारा हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा हमारा एफ साइन थीटा। ऐसे ही ये हो जाएगा हमारा ई ए कॉस थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा ई ए साइन थीटा। अब ऐसे ही हम बी के भी बना सकते हैं, देखो बी के बनाओ, एक इधर अगेन इधर जाएगा तो ये हो जाएगा ई बी कॉस थीटा और नीचे ये वाला नीचे आएगा तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा ये ई बी साइन थीटा, क्योंकि इसके लिए तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई बी था हमारा इस तरीके से, तो ये थीटा था, तो ये हमारा हो जाएगा ई बी कॉस थीटा और ये परपेंडिकुलर है इसके थीटा के परपेंडिकुलर, तो ये ई साइन थीटा, ई बी साइन थीटा। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम हमारा दिखेगा ये। अब देखो ध्यान से देखो, हमने जो किया था 11th क्लास में, वैसे तो तुमने कुछ पढ़ा नहीं होगा लेकिन चलो ये तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है कि दोनों तरफ से अगर बराबर तरीके से कोई खींचेंगे हम तो फोर्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये वाली चीज इसको कैंसिल कर देगी। तो ऐसे ही अगर हम देखें ई ए साइन थीटा ई बी साइन थीटा को क्या कर देगा कैंसिल, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के
ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ई ए साइन थीटा इज इक्वल टू ई बी साइन थीटा, देयरफॉर they cancel each other, therefore they cancel each other. अब देखो क्या करना है हमें, अब ये तो कैंसिल हो गए, लेकिन वो वाले इलेक्ट्रिक फील्ड, अब दो कंपोनेंट तो हमारे कैंसिल हो गए, जैसे ये था ये वाला और ये वाला हमारा कैंसिल हो गया, लेकिन अभी भी स्टिल ये दो कंपोनेंट हमारे बचे हैं, ई ए कॉस थीटा। अब ये वाले कंपोनेंट का तो कुछ काम ही नहीं रहता, तो इसलिए इन पे ई ए और ई बी पे तो आपको फोकस करना नहीं है, क्योंकि अब हमारा काम है इन दोनों कंपोनेंट से। तो अब हमारा ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, अब बच्चे ये दोनों कंपोनेंट, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, है ना। तो टोटल नेट फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। और हमें पता है ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा दोनों बराबर हैं, क्या है, बराबर, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है चार्जेस का, तो मैग्नीट्यूड बराबर है तो वो दोनों भी क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर ही क्रिएट करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस भी बराबर है। देखो अगर हम डिस्टेंस की बात करें, क्योंकि अगर बच्चे सोचेंगे तो डिस्टेंस तो अलग अलग है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। तो ये ए था, ये आर था, हाइपोटेनियस से यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से ये हमारा सिंपल निकल जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये कैसे निकला ये भी मैं बता देती हूँ। देखो ये हमारा क्या है R और ये हमारा क्या है A, तो यही तो निकालना था, तो ये हाइपोटेनियस है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बी स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा आर स्क्वायर, बेस क्या है हमारा ए स्क्वायर, तो एच आ गया हमारा स्क्वायर हट के अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो यहाँ से भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ से भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्रिएट कर रहे हैं, तो ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा दोनों बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ई बी कॉस थीटा। तो जो ई नेट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ई ए कॉस थीटा। मैं लिख सकती हूँ, इसकी जगह मैंने ई ए कॉस थीटा लिख दिया, मैं पूरा करके दिखा देती हूँ। ई ए कॉस थीटा मैंने लिखे रहने दिया, दोनों बराबर हैं, तो ई बी की जगह भी मैंने ई ए कॉस थीटा लिखा, और ई नेट हमारा हो जाएगा 2 ई ए कॉस थीटा। अब सिंपल है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, 2 इंटू ई ए क्या हो जाएगा के क्यू, डिस्टेंस देखो ए से पी की डिस्टेंस ये रही, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि के क्यू आर होता है। अब कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, अब देखो ये थीटा है, क्या है थीटा, ये थीटा था ये वाला ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल ले लिया, अब ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये थीटा है। अब कॉस थीटा क्या होता है हमारा, अब तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है ए, हाइपोटेनियस क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बेस हमारा हो जाएगा ए और ये क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कॉस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं ए अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ई नेट क्या आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा, ऊपर देखो जरा, ऊपर भी ध्यान दो कि हम क्या लिख देते हैं अलग, और 2 क्यू को भी हम ऐसे लिखते हैं और 2 ए कर देते हैं इसको। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा मैं क्या करना चाह रही थी, नीचे क्या है इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अंडर रूट, अगर मैं ए स्क्वायर, अच्छा रूट को हम ये लिख सकते हैं 1/2, तो इसकी पावर हो गई 1, इसकी पावर हो गई 1/2, तो ऐड करेंगे तो 3/2 पावर आ जाएगी, क्या हो जाएगी 3/2, तो ई नेट इज इक्वल टू, तो ई नेट इज इक्वल टू ये क्या है, क्या था ये डायपोल मोमेंट के पी हो जाएगा ये। ओके, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, क्योंकि 1/2 प्लस 1 3/2। अब अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट हमें लगाना है, क्योंकि हमारा डायपोल के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है और पी आर जो है वो हमारा बहुत दूर है। ओके, तो डायपोल के बीच की डिस्टेंस कम है और जो पी पॉइंट है वो हमारा बहुत दूर है, तो आर जो है बड़ा है, आर जो है बड़ा है और ए बहुत छोटा है, तो आर हम लिख सकते हैं यहाँ पर आर इज मच 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 ग्रेटर देन ए, तो आर मच मच ग्रेटर देन ए है, तो हम क्या करेंगे हम, तो फिर क्या है ये 0 हो जाएगा, ए टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, तो ये आर स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा के पी और ये आर स्क्वायर इंटू 3/2, ये क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो ये पावर आ गई 2 से 2 कैंसिल, तो आर क्यूब, तो जो ई नेट हमारा जो एक्चुअल में आया
ई नेट इज इक्वल्स टू KP/R⁴, ये हमारा आ गया। ओके, तो ये एक्सियल पॉइंट पे है, हम ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम लिख सकते हैं। और एक्सिस पे क्या था, KP/2 आया था। ओके, तो ये था हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट का। ओके, तो इसे नोट कर लो जल्दी से। अगर आप रेशियो की बात करें, रेशियो मैंने बोला था इक्वेटोरियल, अच्छा एक्सिस पे क्या होगा, एक्सिस पे होगा 2KP/R⁴, और इक्वेटोरियल पे क्या होगा, KP/R⁴। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ई एक्सियल हो जाएगा, ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल हो जाएगा 2/1। यानी कि एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो डबल होता है किसके, इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। यानी कि डायपोल एक्चुअल में क्या होता है, एक्सिस पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बना पाता है किसके, क्योंकि इक्वेटोरियल के डबल बना रहा है वो। अगर इक्वेटोरियल पे 4 बन रहा है, मान लेते हैं अगर इक्वेटोरियल में 4 बन रहा है तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा, तो एक्सिस पे कितना बनेगा 4 × 2, तो 8 टाइम्स हो जाएगा। ओके, तो रेशियो अगर पूछे तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 2:1 हमारा हो जाएगा। दूसरा देखो क्या है कि जो ई एक्सियल है, अब देखो ई एक्सियल इज इक्वल टू क्या है, 2KP/R⁴, और ई इक्वेटोरियल क्या है, 2KP/R⁴। तो अगर हम इन दोनों को ही देखते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R³ के। जबकि हमने अगर पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला लिखा KQ/R², तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। मतलब अगर डायपोल से जैसे जैसे पॉइंट दूर जाता जाएगा तो वो जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी उसकी, लेकिन यहाँ पर कम घटेगी। जैसे अगर यहाँ पर 2 गुना घट गई है तो यहाँ पर 4 टाइम्स घट जाएगी। मैं बोलूँ अगर डिस्टेंस मैंने 2 गुना कर दी, 2 गुना डिस्टेंस कर दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स घट जाएगी, 4 टाइम्स। लेकिन वही अगर मैं एक डायपोल की बात करूँ तो मैंने डिस्टेंस डबल कर दी, तो यहाँ पर कितने टाइम्स घट जाएगी, 8 टाइम्स। तो मतलब डायपोल से जैसे जैसे पॉइंट दूर जाएगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत जल्दी से घटेगी एज कंपेरिजन टू पॉइंट चार्ज। ये सिंगल चार्ज के लिए है और ये डायपोल के लिए है। ओके, तो ये याद रखना है ना। और दूसरा अगर मैं बताऊं तो देखो क्या था, जब एक्सिस की हमने बात करी थी तो पॉइंट P था यहाँ पर, और ये हमारा EA था, ये हमारा EB था, है ना। A से दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और B के पास आएगा क्योंकि नेगेटिव है। और हमने बताया था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, EB - EA। तो डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि EB स्ट्रॉन्ग है तो वो अपनी तरफ से खींच लेगा, है ना। तो EA, अब देखो क्या है, अब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई, वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। इसका मतलब अगर हम एक्सियल पॉइंट एक्सिस की बात करें तो जो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, मैं P लिख देती हूँ, ओके। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में और डायपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में। और अगर हम इक्वेटोरियल को करें तो मान लो ये A था, ये B था, तो EA दूर जाएगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है, और EB पास आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। तो ये कंपोनेंट, तो ऐसे ऐसे डैश डैश करके ये A और ये थीटा था, ये थीटा था, तो ये कंपोनेंट था, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट क्या हो गए थे, कैंसिल। तो बचा क्या, EA cos थीटा बचा था, और क्या बचा था, EB cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, इस डायरेक्शन में ओवरऑल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की डायरेक्शन में, दोनों थीटा ऐड होकर इस डायरेक्शन में जाएंगे। और लेकिन अगर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात करें तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव है, इधर की डायरेक्शन में नेगेटिव से पॉजिटिव। तो देखो डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट है, क्या है, ऑपोजिट। तो फिर इक्वेटोरियल पर द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज ऑपोजिट टू, ऑपोजिट है ना, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक डायपोल का। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट हो चुका है फिनिश। और होमवर्क में मैंने जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में डाल देना, और कोई भी डाउट हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।